हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को, धमाकेदार सेशन को। इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो PDF है, नोट्स से इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर जो मैं आपको देता रहता हूँ। टेलीग्राम के अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर पर एक मैसेज करो। व्हाट्सएप पर आपको टाइम टेबल प्लस ग्रुप का लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो हमारा जो डीओजी ऑफिशियल ऐप है वहां पर टेस्ट सीरीज भी मिलता है, वहां पर बुकलेट भी मिलता है, वहां पर बुक्स का भी PDF मिलता है, वहां पर आपको पूरी थ्योरी क्लास भी मिलती है। तो डीओजी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहां पर ये सब चीजें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए लास्ट टाइम में अगर सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जुड़ करके बहुत सारे जो है बैचेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उसको परचेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू आप क्या करना चाहते हैं, कितनी तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं या सिर्फ जो है पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप लोग जो है परचेज कर सकते हैं। सिंपली आपको डीओजी ऑफिशियल ऐप पे जाना है, इसको डाउनलोड करके ओपन करना, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेड कोर्सेज का प्लस आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज का सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और तैयारी वहाँ पर अपनी जो है एक उसको नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं। अपनी तैयारी जो है उसको अलग ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, जो कि सरकारी सीट प्राप्त करने में थोड़ी सी मदद करेगी। तो अगर आपको जुड़ना है तो आज ही जो है हमारा डीओजी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं फिर से कहूंगा सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। चलिए डियर, हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया, आपकी रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आपके एग्जाम के पैटर्न बेस पर सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को डियर देखते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बेहद सफिशियंट होगा और बेहद अच्छा होगा, जो आपके एग्जाम में आने लायक सवाल है। तो चलो डियर, स्वागत है आप सभी का, जितने लोग भी उपस्थित हुए हैं इस परिवार में उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भैया, बिना किसी देर के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, बिना किसी समस्या के। सबसे पहला सवाल है, ठीक, थोड़ा सा सवाल बड़े बड़े हैं, बोर्ड पे ज्यादा बड़े दिखेंगे। आप एक सवाल हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ पाएंगे। आप सबसे पहले बताओ, पहला सवाल है, कहा गया भैया हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, ये आप बता दो। अगर हम बताएं हिंदी में वर्णों की संख्या, तो डियर अगर वर्णों की संख्या हिंदी में कुल देखें, हम कितने देखें कुल, तो कुल वर्णों की संख्या कितना है भैया, 52 है। कितना है? अगर हम कुल वर्णों की संख्या देखें तो हमारे पास कितना है, 52। लेकिन याद रखो, पूछे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार। अगर डियर आपसे क्या पूछ ले, वर्ण के प्रकार, कभी कभी आपसे पूछ लेता है वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बिना डरे क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। कितने बताएंगे भैया, 2 बताएंगे। ये जो 2 बताएंगे आप याद रखिएगा, एक होगा व्यंजन और एक होगा स्वर। क्या होगा, एक होगा व्यंजन भैया, एक होगा स्वर। अगर पूछता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, आप डियर बिना किसी समस्या के, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, आप स्वर कहीं कितने हैं, हमारे पास 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है भैया, 11। और व्यंजन की संख्या अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप जानते हैं व्यंजनों की संख्या, आप जानते हैं। अगर इसमें से पूछता है तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, आप सभी लोग जानते हैं डियर, बताओ। स्पर्श व्यंजन, हमारे पास स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होगी वो 25 होती है, आप सभी लोग जानते हैं। आप जानते हैं इसी में एक होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्या होगा भैया, होगा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिनकी संख्या डियर आप सभी बता देंगे सर जी 4 है। और यहीं पर एक होगा अंतःस्थ व्यंजन की, कौन सा व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन होगा। अंतःस्थ व्यंजन जो होगा भैया, इनकी भी संख्या कितनी होगी डियर, 4 होगी। ऊष्म व्यंजन में आएगा आपका सा, कौन आएगा डियर, आपका आएगा सा, कौन कौन आएगा डियर, आपका आएगा सा, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है डियर। क्या आएगा, सा आएगा, सा आएगा, सा आएगा और हा आएगा। अंतःस्थ में कौन आएगा डियर, आप जानते हैं या आएगा, रा आएगा, ला आएगा डियर और वा आएगा। क्लियर है? अब आप जोड़ लो, इन सभी को अगर आप जोड़ते हैं
तो हमारे पास व्यंजनों की संख्या कुल इतनी ही दी गई है, 33 है भैया। क्या है? 33 है। आप सभी लोग याद रखेंगे। इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये जो हमारे हैं अंक और आहा, इन्हें स्वर में नहीं रखा गया, इन्हें डियर स्वर की संज्ञा नहीं दी गई। ये न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, न स्वर होते हैं डियर क्या होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। इसलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी और इन्हें अयोगवाह नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया भैया? अयोगवाह नाम दे दिया गया। आराम से डियर आप इसका उत्तर छाप सकते। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भी उत्तर कर दिया है उन सबका एकदम सही है। आगे बढ़ जाएं डियर, नेक्स्ट पे थोड़ा फास्ट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम थोड़ा छोटा करने का प्रयास करेंगे। इसे क्या करेंगे? थोड़ा सा हम छोटा करने का प्रयास करेंगे और आप आराम से इसका उत्तर बताएंगे हमको। ठीक है भैया? आप आराम से इसका उत्तर बताएंगे हमको। चलो, यहां लिखा गया ग्रीस में कौन सी, कहा गया ग्रीस, यहां पर लिखा गया है ग्रीस में कौन सी संधि है डियर? क्या है? ग्रीस में कौन सी संधि है, आप हमें बताएंगे। और ये जो हमें है यड़ है, ये जो हमें दिया गया वृद्धि स्वर संधि है, इसमें से आपको उत्तर छाप के बताना है। बिल्कुल भैया, आप आराम से उत्तर करो। ग्रीस है, आप देखो ग्रीस, ग्रीस में देखो यहाँ दीर्घ ई है, तो यहीं से टूटने वाला है। आप जानते हैं जब भी ये टूटेगा तो दो सार्थक शब्द में टूटेगा। गिरी प्लस का होगा ईस भैया, क्या होगा? गिरी प्लस का ईस होगा। आराम से आप समझ सकते हैं, गिरी प्लस का ईस होगा। आप देखो हरस ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बना रहे हैं? दीर्घ ई बना रहे हैं। और ये डेर किसका है? दीर्घ स्वर संधि का है। किसका है डेर? दीर्घ स्वर संधि का है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को उत्तर कर दिया डियर, उनका एकदम सही उत्तर है, एकदम सटीक है। क्लियर है? आगे नेक्स्ट उत्तर आप बताएंगे क्या आने वाला है यहां। चलो, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, आपको बताना है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, बताओ आप। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? पहला है, पीला है, थोड़ा है, या एक है? कौन सा गुणवाचक विशेषण भैया यहाँ पर हो जाएगा? आप जानते हैं सबसे पहली बात, अगर पहला है, पहला पहला, तो आप जानते हैं कौन सा है? ये विशेषण के भेद में गणना बोधक में आएगा। पूर्णांक बोधक जानते हैं जो होता है, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये आप जानते हैं कैसा होगा? ये क्रम बोधक में आएगा। किसमें आएगा? ये क्रम बोधक है, पहला दूसरा। क्रम बोधक, क्रम बोधक में आता है पहला, आएगा दूसरा, आएगा आठवां, आएगा 10वां। पीला शब्द ये रंग को दर्शाता है। रंग जो होते हैं गुण बोधक होते हैं डियर। पीला, नीला, लाल, सफेद, ये सभी किसको दर्शाते हैं? गुण का बोध कराते हैं। आप जानते हैं थोड़ा शब्द क्या है? थोड़ा जो है परिमाण बोधक है। कैसा है भैया? परिमाण बोधक होगा भैया। कैसे होगा? परिमाण बोधक होगा, आपको याद रखना। कैसा होगा? परिमाण बोधक होगा। 1 2 3 4 ये गणना है और पूर्णांक में आएंगे। क्लियर है भैया? ये सभी आप याद रख लो। आगे बढ़ जाए, 1 सेकेंड अगर आप लोग मुझे समय दे दो डियर, तो मैं एक छोटा सा काम कर लूं। अगर आप 1 सेकेंड हमें समय दे देंगे भैया, तो मैं एक छोटा सा काम कर लूंगा। ठीक है? बस डियर 1 सेकेंड का समय आप मुझे दीजिएगा, बस मात्र 1 सेकेंड का। ठीक है? बस डियर 1 सेकेंड का समय देंगे आप लोग। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, आराम से हम करते हुए जाएंगे। ये हम कर चुके थे, ये हमें करना था। कहा गया है अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा डियर? अन्वय का संधि विच्छेद आप कर दो। अन्वय का डियर अगर हमें संधि विच्छेद करना होगा तो हम क्या करेंगे? अन्वय, आपको एक जुगाड़ मैंने बताया था, यदि कहीं या वा के पहले क्या हो, या वा के पहले क्या मिल जाए हमें?
कोई आधा अक्षर मिल जाए, क्या मिल जाए, आधा, तो ये यड़ संधि में जाता है डियर। कौन सा होता है ये, प्रायः कौन सी संधि होता है, यड़। आपको पता होगा कि यड़ संधि का रूल क्या होता है डियर, आप सभी लोग जानते हैं, ई या ई हो गया, क्या हो गया, ई या ई हो गया डियर, ऊ या ऊ हो गया, और क्या हो गया, री हो गया। अगर इनका मेल किसी भिन्न स्वर के साथ हो जाए, किसके साथ हो जाए डियर, किसी भिन्न स्वर के साथ हो जाए, तो ये जो ई या ई हैं, इनका मेल अगर भिन्न स्वर के साथ में होगा तो ये या में बदल जाते हैं। अगर इनका मेल इनके साथ होगा, ठीक है सॉरी डियर, आप जानते हैं, तो ये वा में बदल जाते हैं डियर, किसमें, वा में। और इनका मेल हुआ तो ये किस में बदल जाएंगे भैया, ये रा में बदल जाते हैं, आप सभी को याद रखना है। अब आप देखो यहाँ पर वा है, वा है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, पहले शब्द का अंतिम अक्षर उ या उ होगा, यहाँ उ या उ है नहीं, यहाँ उ या उ है नहीं, काम हो गया खत्म। यहाँ अनु है, यहाँ अनु है, अनु का कोई अर्थ नहीं होता, अनु प्लस अय होगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने उत्तर किया है भैया उनका एकदम सही होगा। इसी का एग्जाम्पल है अन्वेषण, किसका है, अन्वेषण इसी का एग्जाम्पल है, क्या है भैया, अन्वेषण है। इसी का है वध्वागमन, क्या है भैया, वध्वागमन इसी का एग्जाम्पल है, वध्वागमन है, अन्वेषण है, ठीक है। चलो क्लियर है, वध्वागमन अन्वेषण, इसी का स्वागत भी है आपका, क्या है, स्वागत भी है, आप सभी लोग जानते हैं क्या होगा, स्वागत होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया भैया, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुआ, चलो बहुत सही, आगे बढ़ जाए अब हम लोग, ठीक है। इसमें बताओ भैया क्या उत्तर आप सबका आने वाला है, छाप दो आप लोग जल्दी से। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, समता है, काष्ठ है, रक्षा है या सीमा है, बताना जरा। आप जानते हैं ये जो काष्ठ शब्द है, काष्ठ, समता, रक्षा और सीमा सभी स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी क्या है, बाकी जो आपका काष्ठ है भैया पुल्लिंग शब्द है, क्या है भैया, पुल्लिंग शब्द है, क्लियर है। चलो बिना किसी समस्या के आप इसका उत्तर कर सकते हैं, ठीक। अगर हम पुल्लिंग शब्द में और बताएं तो मित्र शब्द आप जानते हैं, मित्र शब्द ये सब एग्जाम में ज्यादा आते हैं। दुख शब्द आप जानते हैं, दुख शब्द है ना, हाँ ये सब एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आपका मित्र आ जाएगा, दुख आ जाएगा, सुख भी इसी में ही आ जाएगा, सुख आ जाएगा, लोभ डियर आ जाएगा, क्या आएगा, लोभ आ जाएगा, और क्या जाएगा, क्रोध भी आ जाएगा डियर, क्या जाएगा, इसी में क्रोध भी आ जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे बताना है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या उत्तर आएगा इसका। कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अहल्या, अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या नहीं होता, अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है डियर, ऑप्शन नंबर ए। अगर सही है तो बताना आप, ऑप्शन नंबर ए अगर सही है तो बताना आप, कहेंगे बिल्कुल सही सर जी, अहल्या एकदम सही उत्तर है, इसके अलावा कुछ सही नहीं हो सकता है, ठीक है भैया। आगे नेक्स्ट उत्तर आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट सवाल, इसका उत्तर आप सभी को बताना है, क्या आएगा। हाँ नहीं दिखेगा तो बताइएगा, थोड़ा सा नीचे और कर दें, ठीक है, और नीचे कर दें। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, यानी वाक्य समाप्त हो जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जहां पर वाक्य समाप्त होता है डियर, वहां पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह एक एकहरा उद्धरण चिन्ह होता है डियर, एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। अगर हमें कहीं पर ग्रंथ या पुस्तक का नाम लिखना हुआ तो एकहरा लगाएंगे, किसी की उक्ति लिखनी हुई दोहरा लगाएंगे डियर। अल्प विराम, अगर थोड़ा सा विराम लेना है तो वहां पर अल्प विराम होगा, आप जानते हैं ऐसे लगता है
अगर कहीं पर दो समान शब्द हैं या विपरीत अर्थ दे रहे हैं, पुनरुक्ति है, तो वहां पर योजक चिन्ह लगता है। ये डियर आपको अच्छे से याद कर लेना है, गांठ बांध लेना है। अगला सवाल बता दो भैया, छाप दो इसका उत्तर आप लोग। आप लोग तो अब तेज हो चुके हैं क्योंकि आपका एग्जाम आपके नजदीक है, नजदीक है डियर। कहा गया हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। हिंदी व्याकरण में अगर आपसे संज्ञा के भेद पूछा गया तो संज्ञा के मुख्यतः भेद आपसे पूछ लिया गया है। आप संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने बताएंगे, बताओ जरा। आप जानते हैं वैसे तो मुख्यतः भेद की बात करें तो 3 होते हैं, लेकिन हम उत्तर में क्या करेंगे, 5। हमारा एग्जाम जो पूछना चाहता है वो आपका रियल ज्ञान पूछना चाहता है। हमारे पास कितने संज्ञा के भेद हैं, 5 भेद है। कौन कौन सा होगा आप जानते हैं, व्यक्तिवाचक होगा भैया। कौन सा होगा, व्यक्तिवाचक होगा। गलती नहीं करना, 3 उत्तर मत देना। पहले भी बता रहा हूं, आपका एग्जाम 3 नहीं पूछना चाहता, आपका एग्जामिनर आपसे 5 का उत्तर लेना चाहता है। आयोग में यही आपका उत्तर सही हुआ था, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये बात याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है डियर। भाववाचक होगा, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। और भाववाचक जो है, जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। एक होता है डियर द्रव्यवाचक, क्या होगा, द्रव्यवाचक। एक होता है समूह या समुदायवाचक। कौन सा वाचक भैया, समूह या समुदायवाचक होता है। आराम से भैया, इत्मीनान से आप इसका उत्तर करो बिना किसी समस्या के। क्लियर है, समझ पाए आप, ठीक है। अगला उत्तर करो भैया आप लोग, चलो आप दो, क्या उत्तर आएगा। कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। डियर जातिवाचक, याद रखो, जाति का मतलब जिसके अंतर्गत अनेक जो है प्रकार के लोग आ जाए, एक ही जाति के अनेक प्रकार के लोग आ जाएं, वहां क्या होता है, जातिवाचक। यानी जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने देखा वाराणसी हुआ, वाराणसी हुआ, भारत शब्द हो गया, अयोध्या शब्द हो गया भैया, क्या हो गया, अयोध्या हो गया। स्त्री पुरुष का नाम हो गया, राम हो गया, सीता हो गया। नदियों के सभी नाम, नदी के नाम हो गए, क्या हुआ, गंगा हो गया, यमुना हो गया डियर, क्या हो गया, गंगा हो गया, यमुना हो गया। नदियों के सभी नाम हो गए। त्योहारों के नाम आप जानते हैं, होली दिवाली हो गया डियर, क्या हो गया, होली दिवाली हो गया डियर, है ना। आप जानते हैं सागर महासागरों के नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। क्या है डियर, याद रखो कैसे हैं, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं डियर। क्या है, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा हो गया डियर, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, यौवन हो गया, लड़कपन हो गया भैया, क्या हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, बचपन हो गया, मिठास हो गया, मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया, क्या हो गया, कड़वाहट हो गया डियर, क्या हो गया, कड़वाहट हो गया। कड़वाहट के अलावा मित्रता हो गया, क्या हो गया, मित्रता हो गया, सुंदरता हो गया, क्रोध शब्द हो गया, क्या हो गया, क्रोध। ये सारे के सारे भैया क्या आते हैं, भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा को ना आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं डियर, याद रखो। अगला आपका गिरोह हो गया, क्या हो गया, गिरोह हो गया, सेना हो गया, समिति हो गया, समिति हो गया, परिवार हो गया डियर, क्या हो गया, परिवार हो गया, बाजार हो गया, क्या हो गया, बाजार हो गया, मेला हो गया, क्या हो गया, मेला हो गया, सभा हो गया डियर, क्या हो गया, सभा हो गया। ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत डियर आएंगे। किसके, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जुलाहा शब्द जो आपका है एक जातिवाचक संज्ञा है डियर। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही उत्तर होगा।
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर किया है उन सभी का डियर क्या होगा, एकदम सही उत्तर होगा और एकदम सटीक उत्तर होगा। क्लियर है भैया। आगे देखो नेक्स्ट में क्या चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्या उत्तर हमारा आएगा, चलो। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का है, अपूर्ण भूतकाल का है। अपूर्ण भूतकाल का पहचान पहले आप जान लो, इसका क्या जान लो, पहचान कैसे करते हैं, पहचान। अगर इसका पहचान करना हुआ तो वाक्य के अंत में रहा था होगा, रही थी होगा, रहा था होगा, रही थी होगा और रहे थे होगा डियर। ये किसको दर्शाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल को दर्शाएगा। किसे दर्शाएगा, अपूर्ण भूतकाल को दर्शाएगा। सुरेश गीत गा रहा था, यानी बीते हुए समय में कार्य करना शुरू तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे डियर, अपूर्ण भूतकाल कह देंगे। मोहन आया, आप जानते हैं कहीं पर आया, ये कैसा है, ये सामान्य भूतकाल है। क्या है भैया, ये सामान्य भूतकाल है डियर, याद रखो कैसा है, सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल का पहचान होता है डियर, क्या होता है, आ होता है, ई होता है, ए होता है, आप जानते हैं चुका होता है, चुका होता है, चुकी होता है और चुके होता है। क्या होता है भैया, चुका चुकी चुके होता है। आप जानते हैं था, ये क्या है, आप जानते हैं पूर्ण भूतकाल का भेद होगा, क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा भैया, क्या होगा, याद रखो पूर्ण भूतकाल होगा डियर, कैसा होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। पूर्ण भूतकाल में क्या क्या आता है, आप जानते हैं इसी में सामान्य भूत में था लगा दो, बस क्या लगा दो, आप जानते हैं डियर सामान्य भूत में केवल क्या लगा दो आप डियर सामान्य भूतकाल में प्लस था जोड़ दो डियर, बस क्या जोड़ दो, था जोड़ दो, था थी थे जोड़ दो, क्या जोड़ दो, था थी थे जोड़ दो, आप जानते हैं क्या बन जाएगा, पूर्ण भूतकाल बन जाएगा। तू गया होगा, तू गया होगा, आप जानते हैं कैसा है, संदिग्ध भूतकाल है भैया, कैसा है, आप जानते हैं। चलो छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बताओ नेक्स्ट, इसका उत्तर देर क्या आने वाला है, छापो आप लोग। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा, हमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा भैया, जल्दी से आप सभी लोग हमें बताएंगे। चलो आप जानते हैं सभा, हाँ से ये सभा स्त्रीलिंग है। बाकी धर्म, विवाह और विवाह विराम, धर्म विवाह और विराम कैसे हैं भैया, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे हैं भैया, सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। सभा के अलावा और क्या होगा, लज्जा होगा, कृपा होगा, क्षमा होगा, क्या होगा, लज्जा होगा जो एग्जाम में जानते हैं। कृपा भी आपके एग्जाम में आता है जो स्त्रीलिंग है। क्षमा भी आपके एग्जाम में आता है डियर, जो स्त्रीलिंग है। हानि भी आता है, क्या आता है, हानि। वायु आता है, वायु क्या आएगा, लज्जा, कृपा, क्षमा, हानि, वायु और वस्तु, ये सभी आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं। सभी स्त्रीलिंग है डियर, याद रखना, आराम से कर देना। आगे बताओ भैया क्या उत्तर आएगा, आप लोग बताओ। तब तक आप लोगों की अनुमति हो भैया तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चल
चलो डियर, लता, लता का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से आप सभी लोग छाप के बता दो। चलो, चलो भैया, ठीक है। लता का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर एक रूल लगता है डियर, क्या लगता है? एक रूल लगता है, जो आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा के अंत में ए लगाने से बहुवचन बनता है। याद रखो, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में, स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में, एक वचन शब्दों में ए लगाने से, ए लगाने से बहुवचन बनता है डियर, बहुवचन बनता है। ठीक, तो लता है तो आप जानते हैं यहां पर क्या है? लता आकारांत है तो ए लगा दो, लताएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से इनका उत्तर आ गया, लताएं। उन सभी का एकदम क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, एकदम सटीक होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पे। इसका उत्तर छापेंगे आप। कहा गया है, वह भूख से बेचैन है, वह भूख से बेचैन है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? भूख से बेचैन है, पहली बात तो कर्म कारक नहीं होगा क्योंकि को नहीं है और कर्म नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर के लिए नहीं है इसलिए संप्रदान कारक नहीं होगा। यहाँ माध्यम या साधन का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए कर्ण कारक नहीं होगा। वह भूख से बेचैन है, मैंने आपको बताया था विवस्ता जो होता है, विवस्ता अपादान कारक के अंतर्गत आता है, ऐसा बताया था मैंने। बताओ जरा, या मैंने बताया था आपसे? बताओ, या दो अब यहाँ पर आपके पास में उत्तर कर रहा हूं, या मैंने बताया था करण कारक, क्योंकि से यहां भी आएगा, से यहां भी आएगा। आप बताओ जरा, बताओ। तो आप कहेंगे सर जी मैं तो इसको हटाना चाहता हूं करण को, लेकिन गलती से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां देखो कहीं अलगाव अलगाव नहीं हो रहा है, न अलगाव हो रहा है न तुलना हो रहा है, लेकिन भूख से बेचैन है, बेचैन होने का कारण क्या है? माध्यम क्या है? यहाँ से का मतलब होता है के द्वारा, क्या होगा? से का मतलब क्या होगा डियर? से का मतलब होगा के द्वारा, के द्वारा या माध्यम या साधन, क्या होगा? माध्यम या साधन के लिए प्रयोग किया जाएगा। आप सभी को याद रखना है, तो ये आप याद रख लो। अब भूख से बेचैन है, बेचैन होने का कारण क्या है? भूख है, इसलिए करण कारक होगा, अपादान नहीं होगा। मैंने सोचा कि आप एक बार चेक कर लो स्वयं से, आप उत्तर कर दो तो आप करण कारक उत्तर कर देंगे बिना किसी समस्या के। आगे नेक्स्ट उत्तर बताएंगे भैया आप। कहा गया प्रयोग के अनुसार हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर तो हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? बेहद आसान सा है भैया, छाप दो आप। 5 सर्वनाम संज्ञा के भेद होते हैं, 7 वाट कुछ नहीं होते, 8 वाट कुछ नहीं होते। कितने होते हैं भैया? 6 होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहली बात आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा भैया? आप जानते हैं सबसे पहला कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा सबसे पहला। कैसा होगा?
पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा कौन सा होगा? आप जानते हैं एक निश्चयवाचक होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। एक क्या होगा डियर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आप जानते हैं क्या होगा? संबंधवाचक होगा। क्या बताएगा? संबंध को बताएगा। संबंध वाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? संबंधवाचक होता है। इसके बाद क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है भैया। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। इसके बाद क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है डियर? निजवाचक सर्वनाम होता है। आराम से देख लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक 6 प्रकार के होते हैं। आराम से आप इनका उत्तर कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पे। लो, इसका उत्तर आपको छापना है। क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? लो, अभी जस्ट मैंने सर्वनाम के बारे में बात किया और यहाँ पर कौन सा सर्वनाम पूछ लिया गया? निश्चयवाचक पूछ लिया गया है। आप जानते हैं कहीं पर आपका प्रयोग आप स्वयं का, स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए। किसके लिए? अगर अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए तो ये निजवाचक बन जाएगा। निसंदेह बन जाएगा। निजवाचक क्या बन जाएगा? तो ये निजवाचक बन जाएगा। निसंदेह। जो सो अगर आपको कहीं मिल गया, जो सो मिल गया, ये संबंधवाचक हो जाएगा भैया। क्या होगा डियर? ये संबंधवाचक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा डियर। कैसा बन जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम बन जाएगा। अगर हम बात करें यह वह, ये वे वो, ये आपसे अगर कह दिया जाए तो आप जानते हैं यह निश्चितता का बोध कराएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निश्चयवाचक। अगर हम, मैं, हमें ये मिलता है तो ये पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष का भेद होगा। क्या होगा? ये उत्तम पुरुष का भेद होगा डियर। याद रखना है कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा लेकिन उत्तम पुरुष का भेद होगा। तो यह वह ये वे वो, याद रहेगा। चलो आगे। नेक्स्ट का उत्तर भैया आप बताएंगे क्या आएगा? फटाफट इनका उत्तर तो आप आराम से देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध। ईर्ष्या भैया एकदम सही है। परीक्षा भी सही है। कनिष्ठ भी सही है। भीष्म नहीं होता। ये क्या नहीं होता? भीष्म नहीं होता, भीष्म होता है। क्या होता है भैया? भीष्म नहीं होता। क्या होता है? भीष्म होता है। आप सभी को याद रखना है। क्या रखना है? भीष्म उत्तर करना है। ऑप्शन नंबर डी जिनका उत्तर आया है उन सबका क्या है? एकदम सही है भैया, एकदम सटीक उत्तर है। क्लियर है? चलो, हाँ, भीष्म जिनका उत्तर आ गया है उन सबका क्या है? एकदम सही शब्द है, एकदम सटीक है। आगे बताना है थोड़ा पानी में, थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? याद रखो, मात्रा का अगर बोध कराएगा परिमाण बोधक होगा। थोड़ा, ज्यादा, बहुत, कम, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, मिलीमीटर, मिलीलीटर, है ना। माप तौल यानी मात्रा का बोध अगर कहीं हो रहा है, कम, ज्यादा, थोड़ा सा, बहुत कम, बहुत ज्यादा, ये सभी मिलता है परिमाणवाचक विशेषण बन जाता है। क्योंकि संख्या का बोध नहीं हुआ, सर्वनाम भी नहीं है, गुण का बोध नहीं हो रहा है, तो आप क्या उत्तर करेंगे भैया? परिमाणवाचक विशेषण का बोध
कर देंगे। आगे जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उससे क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। चलो जो धातु धातु मतलब क्रिया होता है वह नाम धातु क्रिया कहलाएगा। जैसे हाथ से बना हथियाना, क्या बना? हाथ से बना हथियाना। बात से बना बतियाना, क्या बना? बात से बना बतियाना। लात से बना भैया लतियाना, क्या बना? लात से बना लतियाना। जी, ये सभी आप सभी को याद रखना है। कैसा है? ये सारा का सारा नाम धातु क्रिया है, नाम धातु का धातु है डियर, आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का आप बताएंगे क्या उत्तर आप सभी का आने वाला है। चलो भैया छापो, आप सभी लोग छापो, इसका उत्तर क्या आएगा। आपने कहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सकर्मक का मतलब जहां पर कर्म विद्यमान हो वह सकर्मक होता है। कर्म को हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया के जस्ट पहले क्या से प्रश्न करेंगे, उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो आकर्मक। ठीक है भैया, हम देख रहे हैं वह लजा रही है, आप जानते हैं वह सर्वनाम है, लजाना क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। यहाँ आकर्मक क्रिया होगा भैया, सकर्मक नहीं। जी घबराता है, जी घबराता है। अगर आप कहें भैया कि जो जी घबराता है, यहाँ पर कोई भी घबराना स्वयं क्रिया है, इसलिए कहीं कर्म है ही नहीं। तुम्हारा जी ललचाता है, तुम और ललचाना, ये देखो क्या है, ललचाना क्रिया है, यहाँ भी नहीं होगा। विपदा मुझे घबराती है, क्या है? विपदा। याद रखो, अगर आपसे पूछ लिया गया कि विपदा मुझे घबराती है, यहाँ पर क्या है? आप सभी लोग जानते हैं क्रिया, जहाँ क्रिया जो है कैसा हो, कर्म, कर्म के साथ हो वहां सकर्म क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी मुझे सबसे ज्यादा सटीक और अच्छा लगा। आपको क्या लगा बताना। ऑप्शन नंबर डी वाइस का एकदम सटीक है। आगे बताओ डियर, नेक्स्ट सवाल क्या होगा। चलो छापो फटाफट। अब आपका भैया एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अभी अंतिम में आप अपना अपना स्कोर छाप देना, मैं देख लूंगा क्या स्कोर है आपका। कहा गया आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, याद रखो जहां पर कर्ता की प्रधानता हो, क्या हो? कर्ता की प्रधानता हो कर्तृवाच्य, जहां भाव की प्रधानता हो भाववाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य। कर्ता कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में क्या होता है, याद रखो जहां पर क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, कर्तृवाच्य होगा। आम खाया जाता है, ठीक है, आम खाया जाता है के स्थान पे आप क्या लिख दे? आम खाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इस पर विचार करें, ठीक है, विचार करें, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो आम है, आम ये स्वयं अपने आप में क्या है? एक कर्म है, तो इसलिए कर्त्री नहीं होगा, यहाँ पर कर्ता है ही नहीं। कर्ता यहाँ पर क्या है? कर्ता लुप्त है, कर्ता का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर कर्ता है ही नहीं, कर्तृ होगा नहीं। आम खाया जाता है, अब भाववाचक में क्या होगा? असमर्थता का बोध होगा, मुझसे आम खाया नहीं जाता, या आम खाया नहीं जाता तो भाव होता, यानी भाव भी नहीं होगा। तो अब आम स्वयं कर्म है, खाया जा रहा है, इसलिए क्या होगा? कर्म होगा, कर्मवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा देर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आपके सामने होगा, यानी बिल्कुल डाउट नहीं करना है। एग्जाम में आपको बिल्कुल देर पेशेंस से काम करना है, मैं वादा करता हूं आप बड़ा अच्छा करके आएंगे अगर आप पेशेंस से काम करते हैं। थोड़ा सा सो लेना आप, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप थोड़ा सा भी रेस्ट ले लेना और आराम से सो जाना,
उठना, पेपर देना, कोई समस्या नहीं होगी। राम खाता होगा वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप होगा? राम खाता होगा, अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करें, अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करें, आप जानते हैं यहां पर पहचान में आपको मिल जाएगा ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं। यानी कहने का मतलब दिनचर्या, आदतें और रोजमर्रा के कार्य सामान्य वर्तमान काल में आ जाते हैं। पूर्ण वर्तमान काल की अगर हम बात करें तो पूर्ण वर्तमान का जो पहचान होता है डियर, याद रखो, पूर्ण वर्तमान का जो पहचान होता है वो ये होता है आ है, ई है, ए है। ठीक है भैया, चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपका हो जाएगा। तो आप जानते हैं कहीं चुका है, चुकी है नहीं है, ये भी नहीं होगा। कहीं ता है, ती है, ते है बिल्कुल नहीं है, यहां भी नहीं होगा। आप जानते हैं अगर हमें संदिग्ध पहचानना हुआ तो हम क्या कहेंगे? ता होगा, ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यानी यहां पर देखो ता होगा, इसलिए संदिग्ध वर्तमान काल का भेद है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर करने वाले का डियर महासही, एकदम खतरनाक तरीके से सही हो जाएगा। आपके पास कोई डाउट अगर है आप बता सकते हैं। अगले सवाल का उत्तर आप करेंगे बिना किसी समस्या के। चलो डियर, आ जाओ नेक्स्ट। कहा गया अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? अधिकरण कारक में पर ऊपर होता है डियर। क्या होता है? में पर ऊपर होता है। क्या होगा? में पर ऊपर होगा। आप जानते हैं ने किसका होता है? कर्ता ने। क्या होता है? कर्ता के साथ ने होता है। कर्म के साथ क्या होता है? को होता है। कर्म के साथ क्या होता है? को होता है। का की के मिल जाता है, नानी ने रारी रे मिल जाता है। ये क्या होता है? आप जानते हैं संबंध कारक बन जाएगा। क्या बन जाएगा डियर? संबंध कारक बन जाएगा। ठीक, लेकिन हमें उत्तर कौन सा करना है? ऑप्शन नंबर सी कर देना है भैया, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ, काके के नानी ने रारी रे संबंध का है। अंतिम 5 सवाल बचे हैं, इसका उत्तर आपको फटाफट करके देना है बस। अंतिम 5 सवाल बचे हैं। सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं? सामान्यतः अव्यय के कितने भेद होते हैं? बात अव्यय की करें, आविकारी शब्द की बात करें, जिन्हें लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार तोड़ा नहीं जा सकता, अलग जो है बदलाव इनमें नहीं कर सकते, उन्हें हम अव्यय आविकारी शब्द कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा है भैया? क्रिया विशेषण अव्यय है पहला। क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, याद रहेगा। दूसरा कौन सा है? क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है भैया? आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक के अलावा संबंध बोधक है भैया। कैसा है? संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय है डियर। कैसा है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय है। इसके अलावा कैसा है? विस्मयादि बोधक है भैया। कैसा है? विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय है डियर। कैसा है? याद रखो, विस्मयादि, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, टोटल 4 प्रकार के अव्यय के भेद होंगे भैया। कितने होंगे?
4 प्रकार के अव्यय होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे आप बताएंगे उत्तर क्या आएगा आपका। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान अगर हम बात करें तो क्या होगा, आपको पता है इसका, आप जानते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होता है, आप जानते हैं। और इसका भी उत्तर पद प्रधान ही होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है भैया? दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, कर्मधारय में। और आप जानते हैं इसी में द्विगु भी आता है, इसका भी सेम कंडीशन है, ठीक है भैया, द्विगु। एक और आता है प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। एक होता है दोनों पद अप्रधान। भैया क्या होगा? दोनों पद क्या बन जाएंगे? अप्रधान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अप्रधान। दोनों पद अप्रधान में आता है बहुब्रीहि समास। डियर क्या आता है? दोनों पद अप्रधान में क्या आएगा? बहुब्रीहि समास आ जाएगा। याद रहेगा भैया? क्लियर है? आगे चलो, नेक्स्ट में क्या उत्तर आपका आने वाला है, छापो जरा, छाप दो डियर, क्या उत्तर आएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे, आप बताएंगे अगर यहाँ पर भरोसे शब्द की बात हम करें, किसकी बात करें? भरोसे शब्द की बात करें तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? चलो, क्या विशेषण है? भरोसे के आगे कोई संज्ञा शब्द लग सकता है? भरोसे व्यक्ति, भरोसे लड़का, कुछ मिलेगा? नहीं, विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण है? बिल्कुल नहीं है। समुच्चय बोधक तो होगा नहीं। भरोसे संबंध बोधक है। कैसा है भैया? संबंध बोधक। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। याद रख लो। आगे नेक्स्ट बताना है क्या उत्तर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, आप जानते हैं अग्नि शब्द तत्सम है। अग्नि शब्द तत्सम है, इसका आप जानते हैं तद्भव शब्द होता है आग। क्या होता है? आग। मयूर शब्द है क्या? बिल्कुल है। वत्स है क्या? बिल्कुल है। फूल है क्या? बिल्कुल नहीं है। फूल का क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है भैया? फूल का तत्सम शब्द क्या होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं, बिना किसी समस्या के तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या है? पुष्प है। आप याद रखो, ठीक है। चलो, हाँ, इसका मोर होगा तद्भव शब्द, जान लो। और इसका बच्चा होता है या बछड़ा भी कह सकते हैं आप, दोनों कह सकते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। चलो फिलहाल छोड़ो इसको, कंफ्यूज। आज का अंतिम सवाल है ये, इसका उत्तर आप सभी लोगों को देना है और दुनिया का सबसे आसान सवाल भी है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है तो आग, अभी मैंने बताया आग का क्या होगा? अग्नि होगा। क्या होगा? अग्नि होगा। 14 शब्द है तो चतुर्दश होता है। क्या होता है भैया? चतुर्दश होगा। क्या होगा? 14 का। अगर हम बात करें कि 14 का क्या होगा, कहेंगे सर जी 14 जो शब्द है वो क्या है? चतुर्दश है ना। प्रिया, पिया का क्या होगा? प्रिय होगा। क्या होगा? प्रिय होगा। वचन शब्द तद्भव है, सॉरी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बैन होता है। क्या होता है? हाँ, क्लियर है भैया? तो आज के सवालों को मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सेशन, मजा आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है डियर, आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने करवाया। आप सभी लोग लगातार जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे अपना हर कदम सफलता की ओर और अपने माता पिता और
बूढ़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, और आप इस देश के भविष्य हैं, इसलिए आप लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। आप सभी का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो। डियर।